हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में। और जैसा आपको देखा कि आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के बाद में मैंने आपको पहले भी वीडियो बताई थी कि जो फर्स्ट वीडियो है, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों की मांग। सबसे पहले एक पे रिपीट कर लेते हैं सारी की सारी वीडियो। तो मौलिक अधिकारों की सबसे पहले जो मांग उठाई थी वो श्रीमती एनी बेसेंट ने उठाई थी 1955, जो 1925 में उठाई थी उन्होंने। और किस में उठाई थी? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में उन्होंने मांग उठाई थी। और ये जो थी, ये हो श्रीमती एनी बेसेंट, ये कहाँ से थी? श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड से थी। और इन्हें जब ये भारत में आई थी तो 1893 में ये भारत में आई, तो इनके दो अखबार भी थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के दो अखबार थे। और इन्होंने 1916 में मद्रास में आडिया नामक स्थान पर होम रूल लीग का आंदोलन किया था। और 1917 में ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली जो है महिलाएं बनी थी। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, उसके बाद हमने देखा था कि 1928 में जो था, पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो था अधिकारों की बात कही थी, मौलिक अधिकारों की। उन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट लिखी थी उसमें मौलिक अधिकारों की बात कही थी, लेकिन उसको जो थे अंग्रेजों ने ऐसे ही रफा दफा कर दिया था। उसके बाद 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता कराची अधिवेशन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उसमें जो है औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से जो है इनकी मांग उठाई गई थी मौलिक अधिकारों की। उसके बाद जो था आगे प्रोसेस चलती चली गई। और 1947 में था, इनकी जो है मांग जल्दी जल्दी से बढ़ने लगी थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था। और अगर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो मौलिक अधिकारों की मांग कब ज्यादा मांग पकड़ गई थी? तो 1947 में मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो ज्यादा रफ्तार पकड़ गई थी। उसके बाद जो क्वेश्चन उठता है कि भाई, क्या जो शुरू में मौलिक अधिकार थे हमारे साथ थे, बट उसके बाद जो देखा जाए, उसके बाद जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको निकाल दिया गया था। जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, 44वां संविधान संशोधन हुआ था प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ये उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे, और वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने संपत्ति के अधिकार को जो है वो क्या कर दिया था, एक वहां से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया था और उसको कानूनी अधिकार बना दिया था 301 के तहत। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि अगर आप मान लीजिए संपत्ति का अधिकार किसी को दे दिया जाता तो लोग अपनी संपत्ति को किसी को नहीं बेचते, ना ही वो सरकार को बेचते। तो सरकार को जैसे अब रोड निकालना पड़ गया तो सरकार कहाँ से लेगी इतनी जमीन को? तो अब वो नहीं, ले भी नहीं सकती थी लोगों के पास, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। उसके बाद ये प्रश्न उठता था कि भाई मौलिक अधिकार स्थायी हैं या अस्थायी हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो स्थायी नहीं है, इनमें चेंजेस हो जाते हैं। तभी तो आपने देखा कि संपत्ति के अधिकार को हमने क्या किया है, चेंजेस कर दिया ना। तो उसके बाद किया जाता है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। वो कौन से मौलिक अधिकारों को? काफी सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं कि जहाँ पे हम निलंबित करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये पूछा था कि कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जो अधिकार भारतीयों के लिए जरूरी हैं वो 15 15 और 16 है। 15 आर्टिकल 15 है और 16 है, जिसमें 16 में अवसर की समानता कही गई है। और उसमें जो 15 में बताया गया कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 19 है, उसके बाद 29 है, 29 के बाद 30 है। ये केवल भारतीयों के लिए हैं, और जो अदर बसे हैं वो विदेशियों के लिए भी हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि आज हम जो है 19वां करवा रहे हैं, 19 से लेकर जो है आगे। अब हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, क्योंकि हमने समानता का एक्चुअली पढ़ लिया था। देखो, हमने यहाँ तक जो फर्स्ट वीडियो में जो यहाँ तक हमने कवर किया था, उसके बाद देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को आगे हमने A B C D E F और G तक आगे जो है डिवाइड किया।
आगे फर्स्ट में देखते हैं 19A में जो लिखा गया है, अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता। हमें अपने विचारों को क्या है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। हम अपने विचारों को किसको दे सकते हैं, किसी को भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि किसी के दबाव में आकर हम अपने जो हमारी बात है हम किसी को नहीं कह सकते। तो यहाँ पर प्रेस की भी स्वतंत्रता दी गई थी। पहले प्रेस को कोई स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन अब प्रेस को क्या है, स्वतंत्रता है। प्रेस जो मर्जी जो, लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए, न्यूज़ बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। फिर दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन का हमें मिला, जो है RTI जो हमें मिला 2005 में, इसी के तहत मिला। उसके बाद झंडा फहराने का भी अधिकार हमें 2004 में मिला। पहले क्या था कि हम झंडा नहीं फहरा सकते थे, दिन में तो फहरा सकते थे लेकिन रात को झंडा नहीं फहरा सकते थे। तो ये नवीन इंद्रजीत जो थे हिसार से, उन्होंने कहा था कि भाई रात को भी क्या होना चाहिए, कानून संसद में वो लेके आए थे ये कानून, तो ये कानून वहाँ पास हो गया था। उसके बाद 2004 से हम झंडा फहरा सकते हैं। उसके बाद आगे आता है बी में, बिना अस्त्र शस्त्र के। हम बिना अस्त्र शस्त्र के देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं, हमें पूरी स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता हमारे पास है। हम जो है भारत के नागरिक हैं और भारत में रहते हुए, कम्युनिटी में रहते हुए, समाज में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम संघ बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे संविधान ये भी छूट देता है कि हम संघ बना सकते हैं। उसके बाद है आवागमन। आवागमन का मीनिंग होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यहाँ पे जो है संविधान हमें ये भी अलाउड करता है कि हम भाई एक स्थान से जो है वो दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं, इसमें हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। उसके बाद निवास करने की स्वतंत्रता। यहाँ पे कहा गया है कि देश के कहीं भी पार्ट में हम, चाहे हिंदुस्तान में हरियाणा से जाओ, हरियाणा से पंजाब में रह सकते हैं, पंजाब से जाओ तो राजस्थान में रह सकते हैं। मीन्स कहीं पर भी हमें क्या है, निवास करने की है जो स्वतंत्रता दी गई है। पहले क्या था कि जम्मू और कश्मीर इसमें अपवाद थे, बट अब वो भी वहाँ से हटा दिए गए हैं। उसके बाद जो है F में कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार की बात कही गई थी इसमें, और इसको अब क्या कर दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। जैसे हमने बताया था 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया था, तो वहाँ से उसे 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद जी जो बात करता है वो रोजगार की बात करता है कि हमें देश के किसी भी पार्ट में जाकर रोजगार करने का क्या है, अधिकार है। तो हम कहीं पे भी रोजगार के अवसर खोजकर वहाँ पे रोजगार कर सकते हैं। अब ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 19 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 20 जो है हम करेंगे। 20 में जो बताया गया है वो आर्टिकल 20 में है। 20 क्या बात करता है कि दो सीधी से संरक्षण की बात करता है। यहाँ पे ये बात कही गई है कि भाई जैसे कोई गुनाहगार है, किसी को गिरफ्तार किया गया है, तो अगर उसने एक दोष के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी। ये नहीं है कि उसने एक दोष किया है और उसको सजाएं 2 दे दी गई हैं, तो एक दोष के लिए एक सज़ा दी जाएगी। और उसके बाद कहा गया है कि जो सज़ा है वो तत्कालीन अपराध की होगी। जो सज़ा वहाँ पे दी जा रही है वो तत्कालीन अपराध की होनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी ने गुनाह किया था 2014 में, और उस टाइम जो सज़ा थी मान लीजिए 4 साल की थी, और उसका मुकदमा अब तक चल रहा है। 2018 में मान लीजिए फैसला आया, तो अब वही सज़ा कितने की हो गई है, 8 साल की। तो कानून ये कहता है कि भाई जो सज़ा तत्कालीन अपराध की उस टाइम पे थी वही उसको क्या करी, वही दी जाएगी, चाहे वो कम हो जाए बाद में, चाहे वो ज़्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो सज़ा होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो जब उसने अपराध किया था। उसके बाद कहता है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कि अगर आपने किसी मुजरिम को पकड़ा है, अगर पुलिस उसको टॉर्चर करती है कि भाई तो खुद के खिलाफ क्या करे, गवाही दे, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि जो है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी भी मुजरिम को बाध्य नहीं कर सकती पुलिस। तो इसमें ये बताया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है उसके बाद 21, उसमें कहा गया है जीवन जीने का स्वतंत्रता। जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है जीवन जीने की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। जीवन जीने की जो है हमें क्या है, स्वतंत्रता है। कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें जो है सही प्रकार से जो है जीवन जीने की क्या है, स्वतंत्रता है। और आपको बता दूं
कि अगर देश के अंदर आपातकाल लग जाता है कभी भी, तो ये जो हमारा आर्टिकल 20 है और 21 है, कभी भी ये क्या होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पे जीवन जीने की स्वतंत्रता की हर इंसान को जो इंडिया का है उसे अपने हिसाब से अपने रहन सहन के तरीके से अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है, कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाएगा। और 2014 में होता क्या है कि भाई इसमें जो कहा गया है, 2014 में ये कहा गया है कि जो जीव जंतु हैं, जानवरों को भी क्या है, जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार है। जीवों जीने का जीवन जो है, जीवन जीने का जीवन जो है, जीवन जीने का किन को अधिकार है, जीवों को भी, पशुओं को भी, जो पशु होते हैं उनको भी कहा गया है। क्योंकि क्या करते हैं लोग, उनको शिकार करते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो उनकी प्रजातियां जो है वो लुप्त होती जा रही हैं। इसलिए सरकार ने कहा है कि जीव जंतु हैं, जैसे इंसान को जीव को जीने की जरूरत है, उसी प्रकार से जीवों को भी अपने तरीके से, अपने रहन सहन के तरीके से जीने देना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात की गई है। और आर्टिकल्स में आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल जो आता है हमारे पास, उसके बाद आर्टिकल ये हमारे 21 और ये 22 है। इसमें बताया गया है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध, इसमें गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात कही गई है, संरक्षण देती है। यानी कि ये जो आर्टिकल्स है, ये गिरफ्तारी अगर किसी इंसान की हो जाती है तो उसमें क्या करता है भाई, संरक्षण प्रदान करता है। देखिए फर्स्ट इसमें क्या बात कही है कि भाई कारण, गिरफ्तारी का जो है, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण जो है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड बात करता है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सम्मुख पेश करना पड़ेगा, न्यायाधीश के सम्मुख पेश करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है 3, अपना मनपसंद वकील करने की क्या है, स्वतंत्रता है, क्या है, स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में यहाँ पे कहता है कि ये जो आर्टिकल 22 है ये हमें बताता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण देता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है तो गिरफ्तारी में पुलिस को गिरफ्तारी का कारण भी बताना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हो और आपको कोई ऐसे ही क्या कर दे, ऐसे ही गिरफ्तार करके ले चले जाए, तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई पुलिस से कि आपने मुझे गिरफ्तार किया है, तो उसका रीज़न बताओ, पहले उसका कारण बताओ कि क्या कारण हो सकता है। तो कारण बताएंगे, आपको कारण पूछने का अधिकार है। उसके बाद अगर गिरफ्तार किया है तो कारण बताएंगे, कारण के बाद 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सम्मुख उसको पेश करना पड़ेगा। पुलिस को 24 घंटे के बाद जो है दोषी को न्यायाधीश के सम्मुख पेश करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो न्यायाधीश है वो डिसाइड करेगा कि इसको कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया है या गैर कानूनी तरीके से, वो डिसाइड कौन करेगा, न्यायाधीश। उसके बाद है अपना मनपसंद वकील करने की स्वतंत्रता है। जो इंसान यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था और जो दोषी यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था उसको अपना मनपसंद वकील करने की स्वतंत्रता संविधान यहाँ पे प्रोवाइड करता है। उसके बाद आगे हम चले जाते हैं। उसके बाद जो आता है अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये खत्म हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब आ जाता है उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सारे के सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या आते हैं उसके बाद 23 और जो 24 है वो क्या करता है, शोषण, क्या करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट में बात करी गई है 3 में, यहाँ पे बाल श्रम की बात कही गई है। बाल श्रम का विरोध, ब्रैकेट में लिखिए, जो कारखानों में आप देखते हो काम करवाते हो आजकल। उसके बाद है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम
काम जो है दंडनीय अपराध है भाई, क्या है, दंडनीय अपराध लिख लेना उधर। तो यहाँ देखो कि जो आर्टिकल 3 और जो 23 और 24 हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। और इसमें बताया गया है कि बाल श्रम, 23 में बताया गया है कि बाल श्रम का विरोध करता है। कि आप देखते हो कि छोटे बच्चे जो आजकल हैं उन पे काम करवाया जाता है कारखानों के अंदर। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई संविधान हमारा कि जो बच्चे हैं उनको किसका अधिकार है, पढ़ाई लिखाई का, और आप उनसे क्या करवा रहे हो, कारखानों में काम। तो ये एक गैर कानूनी कार्य है। अगर किसी को पता लग जाता है कि वहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के पास कारखानों में काम करवाया जाता है तो ये एक गैर कानूनी कार्य है। इसके चक्कर में आपको जो है वो सजा भी हो सकती है। उसके बाद 24 भी इसी से रिलेटेड करता है। यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात की गई है कि भाई जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अगर कारखानों में काम करने पाए गए या फिर किसी दुकान पे या ढाबे पे काम करने पाए गए तो ये क्या होगा, एक गैर कानूनी है। और जो इन पे से काम करवाएगा वो क्या होगा, उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि ये शिक्षा का प्रावधान किया गया है 14 वर्ष तक के बच्चों शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता हम 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता में फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल जो है हमारा 25 है। इसमें ये कहा गया है कि हमें किसी भी धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म का प्रचार व ग्रहण करने की स्वतंत्रता इस आर्टिकल में ये बताया गया है 25 में कि हमको किसी भी धर्म में हमें किसी भी धर्म को अपना सकते हैं इंडिया के अंदर। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो हम अगर हिंदू हैं तो ईसाई में जा सकते हैं, ईसाई है तो हिंदू में आ सकते हैं। और उस धर्म का प्रचार करने की हमें पूरी स्वतंत्रता है। देश के अंदर हमें कोई भी रोक नहीं सकता, बट वो हिंसक ना हो, गैर तरीके से कानूनी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स में बताया गया है, आर्टिकल 26 में बताया गया है कि धर्म के लिए संस्थाएं खोल सकते हैं। धर्म के लिए क्या खोल सकते हैं, संस्थाएं खोल सकते हैं, संघ बना सकते हैं। और उसके बाद क्या उनका संचालन कर सकते हैं, प्लस संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। प्लस क्या कर सकते हैं, धर्म के नाम पर संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं, संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं। ये बताया गया है कि भाई धर्म के आधार पर यहाँ पे हम पहले में किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। दूसरे में कहा था कि जो धर्म अपनाया है, किसी भी धर्म के लिए हम संस्थाएं बना सकते हैं, आगे संस्थाएं को जोड़ सकते हैं और संघ भी बना सकते हैं धर्म के नाम पर। और उसके बाद उनका संचालन भी कर सकते हैं। बट और धर्म के नाम पर हम संपत्ति भी क्या कर सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं। और आगे बताया गया है 27 में, आर्टिकल 27 में बताया गया है, आर्टिकल 27 में बताया गया है कि संपत्ति जो हमने संपत्ति की है, संपत्ति टैक्स फ्री होगी। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो मान लीजिए संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं किसी संस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगी, सरकार उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाएगी। इसीलिए तो आप देखते हो कि जिसके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, आजकल आपने देखा होगा कि वो मंदिर में ज़्यादा पैसा दान करते हैं। मंदिर में क्या करते हैं, मंदिर में सारा का सारा पैसा दान करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उनका जो है ब्लैक मनी, काला पैसा वहाँ पर सेव रहे। तो ये भी एक सोचने की बात है भाई। उसके बाद देखते हैं 28 आर्टिकल। जब हम 28 पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर इसमें बताया गया है कि राज्य द्वारा स्थापित, यहाँ पे बताया गया है कि राज्य द्वारा स्थापित संस्थाएं, राज्य द्वारा जो स्थापित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं
दी जाएगी। भाई देखिए, जो राज्य सरकार ने खोले गए हैं गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे खोले गए हैं पूरे ऑल इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर ये बात कही गई कि भाई जो वहाँ पे राज्य सरकार है वहाँ पे धर्म के नाम पर कोई भी शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाने की। मीन्स सारे के सारे बच्चों को एक तरीके से ही देखा जाएगा, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक धर्म के नाम पर आप एक धर्म को इम्पोर्टेंस दे रहे हो दूसरे को नहीं, तो इससे भेदभाव पैदा होता था। तो यहाँ पर ये अनुच्छेद जो बताता है कि भाई राज्य द्वारा स्थापित संस्थाएं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अगला अधिकार हम पढ़ लेते हैं। अगला अधिकार जो हमारे पास है 29 से लेकर 30 तक है हमारे पास संस्कृति। 79 से 30 तक हमारे पास क्या है, 29 और 30 में हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा संस्कृति, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, व शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे जो हमने बात की गई है, यहाँ पे 29 में बात की गई है कि भाई संस्कृति भी किसी भी व्यक्ति को अपनी संस्कृति की को संरक्षण करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अपनी संस्कृति और धर्म का संरक्षण करने का अधिकार है। संस्कृति व धर्म का जो है संरक्षण करने का क्या है भाई, अधिकार है। संरक्षण करने का अधिकार है। मीन्स अपनी संस्कृति को संजोए रखना भी बहुत जरूरी है। आजकल क्या कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते चले जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को क्या है, अपनी संस्कृति व धर्म को संरक्षण करने का, उसको बचाए रखने का उसको क्या है, अधिकार है, ताकि हमारी परंपराएं जो प्राचीन से चली आई हैं, वो हमारी संस्कृति है, धर्म है, वो चलते चले जाएं। मीन्स हम उन संस्कृतियों पे चलते जाएं, ना कि विदेशी कल्चर को अपनाएं। मीन्स संस्कृति और उस पर चलते चल जाएं। उसके बाद जो आर्टिकल ये 29 था, उसके बाद आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं 30 में बात क्या की गई है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं राज्य द्वारा स्थापित, राज्य द्वारा स्थापित संस्थाएं जैसे कि कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, में धर्म के आधार पर एडमिशन से मनाही नहीं की जाएगी, मनाही नहीं की जाएगी। इस आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि जैसे हम सरकारी स्कूल में गए और कॉलेज में गए, तो वहाँ पर क्या होता है कि धर्म के आधार पर किसी से ये नहीं कहा जानेगा कि आपको धर्म के आधार पर एडमिशन नहीं मिलेगा, कि तू हिंदू धर्म से है तो तुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, तू ईसाई धर्म से है तुझको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये बात कही गई थी कि राज्य द्वारा जो स्थापित संस्थाएं हैं, जैसे कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, तो वहाँ पर जो है किसी भी धर्म के आधार पर मनाही नहीं की जाएगी, तुझे एडमिशन नहीं मिलता। और इसमें ये भी बात कही गई थी कि भाई जैसे धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक प्रोग्राम किए जाते हैं कॉलेज के अंदर, तो कई बार क्या होता है कि उसमें हम किसी को वो नहीं कर सकते कि प्रेरित कि आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लो, ठीक है ना। तो किसी को बाध्य भी नहीं किया जा सकता कि भाई अगर हो रहा है प्रोग्राम धर्म से रिलेटेड कहीं पे, तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप उसमें करो। उसके बाद जो आगे आता है संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 में हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे संपत्ति की बात कही गई थी, संपत्ति का अधिकार की बात की गई थी, और संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है। 1978 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो थे हमारे प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई जो थे, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार नहीं रखा जाने का, और उसको 300A में शामिल किया गया था। क्यों किया गया था कि भाई जैसे आप मान लीजिए सड़क बनाने के लिए सरकार को ज़मीन की ज़रूरत पड़ गई है, तो क्या सर लोग दे देते अपनी ज़मीन को, तो इसलिए इसको जो है ये एज इट इज़ यहाँ पे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैंने इतना ही बताया। अब आगे जो हमारे रह गए हैं
22 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसमें रीट पढ़ेंगे कि संसद कितने रीट को लागू करती है, वो सारा आगे पढ़ लेंगे। एक लेक्चर और होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो।